तारीख थी 13 अगस्त 1972 की। पाकिस्तान के रावलपिंडी की एक जेल में रात का समय था। सभी कैदी गहरी नींद में थे। गार्ड्स भी राउंड से फ्री होकर हल्की झपकियों के बीच कच्ची नींद का लुत्फ उठा रहे थे। लेकिन सेल नंबर 4 में कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। सेल नंबर 4 में 4 कैदियों को रखा गया था जो पाकिस्तान के चोर उच्च के नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना के बहादुर फाइटर पायलट्स थे, जिन्हें वॉर के दौरान पकड़ा गया था। अब कहने को तो ये पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट जेल थी, जहां हर वक्त पहरा, कड़ी निगरानी रहती थी। ऐसे में यहां से भागना तो दूर, कैदी इस बारे में सोचने से भी डरते थे, क्योंकि एक गलत फैसला और एक छोटी सी चूक सीधा जान पर बना सकती थी। मगर सेल नंबर 4 के कैदियों ने बहादुरी दिखाई और इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया। मगर सेल से सिर्फ 3 कैदी ही उस रात गायब हुए, जबकि चौथा वहीं रहा, जिसे बाद में पाकिस्तानी गार्ड्स ने गोली से उड़ाने का मन बना लिया। मगर ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्यों 4 में से सिर्फ 3 ही गायब हुए, चौथे को वहीं छोड़ दिया गया? ये लोग कैसे भागे? और क्या सच में ये भागने में कामयाब हुए या फिर दोबारा पकड़े गए? कौन थे ये बहादुर पायलट्स और कैसे आया जेल तोड़ने का ख्याल? चलिए आज समझते हैं भारत के 3 जांबाज पायलट्स की कहानी। मगर वीडियो शुरू करने से पहले एक बात क्लियर कर दूं कि इस कहानी का क्लाइमैक्स वैसा नहीं होने वाला जैसा आप इमेजिन कर रहे हैं। लास्ट में कुछ ऐसा ट्विस्ट है कि आप भी दंग रह जाएंगे। सुनने में ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगेगी, मगर ये एक रियल इंसिडेंट है जो इतिहास के पन्नों में कहीं दब गया था, मगर आज ये खुलने जा रहा है। ये कहानी शुरू होती है 1971 के कॉन्फ्लिक्ट से, जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। इस युद्ध की शुरुआत होती है 3 दिसंबर 1971 से। शाम के करीब 5:45 पर पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में मौजूद 11 एयरबेस पर अचानक से हवाई हमले शुरू कर दिए, जिनमें अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अंबाला और आगरा जैसे महत्वपूर्ण एयरबेस पर बमबारी की गई। पाकिस्तान का उद्देश्य साफ था, भारतीय वायुसेना को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। और जैसे ही भारत की तरफ अचानक हमले हुए, भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्र को संबोधित किया और इसे भारत के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया, जिसका जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने भी कमान संभाली और पूर्वी पाकिस्तान, जिसे वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, उसकी मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। असल में ये वॉर ही ईस्ट पाकिस्तान के लिए हुआ था, जिसे पाकिस्तान से अलग होना था, और भारत इसमें उसके साथ। ये युद्ध पूरे 13 दिन तक चलता है, जिसमें दोनों तरफ से हवाई हमले, फायरिंग और गोली बारूद का इस्तेमाल होता है। और भारत की वायुसेना के उच्च अधिकारियों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं, जिनमें से एक होते हैं दिलीप पारुलकर। दिलीप इंडियन एयरफोर्स के एक फाइटर पायलट थे, जिन्हें 10 दिसंबर 1971 को एक विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई। दरअसल इस वॉर में भारत को सबसे ज्यादा नुकसान एक रडार स्टेशन से हो रहा था, जो ईस्ट ऑफ लाहौर की तरफ था। भारत में जो भी एक्टिविटीज हो रही थीं, ये रडार स्टेशन उन्हें कैच कर लेता और फिर प्लानिंग पर पानी फेर देता। इसलिए एयरफोर्स ने डिसाइड किया कि वो इस रडार स्टेशन को ही तहस नहस कर देंगे, और इस काम के लिए दिलीप को चुना गया। उनका टारगेट अब इस रडार स्टेशन को पूरी तरह से नष्ट करना था। उन्होंने कमान संभाली और फाइटर प्लेन लेकर निकल पड़े। कुछ ही देर में भारत तक खबर पहुंची कि दिलीप ने उस रडार स्टेशन को तहस नहस कर दिया है। मतलब उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया था और अब वो वापस अपने वतन लौट रहे थे। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि वो भारत आ ही नहीं पाते। दरअसल वापस लौटते वक्त दिलीप के प्लेन पर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया और प्लेन में आग लग गई। अब दिलीप के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे कि या तो वो प्लेन में ही बैठे रहें और अपनी जान गंवा दें, या उसे किसी सेफ जगह पर लैंड कर दें और जल्दी से उतरकर भाग जाएं। मगर दोनों ही रास्ते अपनाने लायक नहीं थे, इसलिए उन्होंने तीसरा रास्ता निकाला, और वो था पैराशूट पहनकर प्लेन से सीधी छलांग लगा देना। दिलीप ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उन्होंने पैराशूट पहना और प्लेन से कूद गए, जबकि प्लेन कुछ ही देर में एक जगह पर जाकर पूरी तरह से जल गया। इधर दिलीप अब जमीन पर लैंड करने वाले थे, मगर प्रॉब्लम ये थी कि जिस जमीन पर उनका पैराशूट उतरने वाला था, वो भारतीय सीमा के भीतर नहीं, बाहर थी। मतलब वो भारतीय जमीन थी ही नहीं, बल्कि वो दुश्मन देश की जमीन थी, जहां दिलीप की एंट्री हो चुकी थी। वहीं आसपास खड़े पाकिस्तानियों ने दिलीप को देख लिया और समझ गए कि ये हिंदुस्तानी है, इसलिए लोगों की भीड़ उनकी तरफ दौड़ पड़ी। यहां किसी ने दिलीप के कपड़े फाड़े तो किसी ने उनके पास मौजूद चीजों को छीन लिया, जैसे घड़ी, हेलमेट,
जूते और जो पैसे पड़े थे वो भी। मगर उनका लालच और गुस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि लोगों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। दिलीप को इतना ज्यादा पीटा गया कि वो बेहोश हो गए। दरअसल प्लेन में रहते हुए वो काफी ज्यादा घायल हो चुके थे। ऊपर से जब प्लेन में आग लगी तो उनकी चोटें और ज्यादा गहरी हो गईं। और सबसे बड़ी बात कि घायल दिलीप को इलाज देने की जगह उन पर सख्ती दिखाई गई। वो तो शुक्र हो कुछ पाकिस्तानी सैनिकों का, जिनकी नज़र भीड़ पर पड़ गई और वो उसी दिशा में चले गए। और जब उन्होंने दिलीप यानी इंडियन एयरफोर्स के पायलट को देखा तो उन्होंने लोगों से कहा, इसे मारना बंद करो, क्योंकि ये जीते जी हमारे काम आ सकता है, मरने के बाद नहीं। ये सुनकर लोग, जिनके मन में भारत के लिए नफरत भरी थी, वो शांत हो गए और पाकिस्तानी सैनिक उन्हें लेकर सीधा प्योर ब्लू कैंप में पहुंचे। दरअसल उस वक्त पाकिस्तान के रावलपिंडी में कैंप हुआ करते थे, जहां प्योर ब्लू यानी प्रिजनर्स ऑफ द वॉर को रखा जाता था। मतलब इन कैंप्स में उन कैदियों को रखा जा रहा था जिन्हें युद्ध के बीच में पकड़ा गया हो। ये बेसिकली एक जेल की तरह ही थे, जहां सारे नियम जेल की तरह थे। और इन कैंप्स में जिन कैदियों को रखा जा रहा था उन्हें भी बाद में देश की अलग अलग जेलों में भेज दिया गया। खैर, दिलीप को पाकिस्तानी फौज सीधा इन्हीं कैंप्स में बने उनके ऑफिस लेकर पहुंचती है। दरअसल पाकिस्तानी सैनिक चाहते थे कि दिलीप, जो भारत से हैं, एयरफोर्स से हैं, उसे अच्छी तरह से पता होगा कि भारत किस तरह से आसमानी हमलों की तैयारी कर रहा है। ये जानना उस वक्त पाकिस्तान के लिए इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि भारत अपनी स्ट्रैटेजी से पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान पहुंचा चुका था। उसके सबसे सिक्योर स्टेशंस, कैंप्स तो उड़ाए ही जा रहे थे, साथ ही उसके आधुनिक और एडवांस हथियारों को भी तबाह कर दिया जा रहा था। इसलिए पाकिस्तान जानना चाहता था कि आदमपुर एयरबेस कहाँ है। असल में आदमपुर एयरबेस पंजाब में लोकेटेड था और पाकिस्तान से इसकी दूरी लगभग 100 किलोमीटर थी, यानी डिस्टेंस दूसरे एयरबेस के मुकाबले इंडिया के लिए कम था। इसलिए इंडिया ने इसे टारगेट किया और इसी की हेल्प से उसने पाकिस्तान को लगभग बर्बाद कर दिया था, जिस वजह से पाकिस्तान बुरी तरह से बौखलाया हुआ था। और पाकिस्तानी आर्मी का मकसद साफ था कि वो कैसे भी करके आदमपुर एयरबेस का पूरा मैप तैयार करना था ताकि भारत को यहां से घेर सकें। इसलिए दिलीप को पकड़ने के बाद उन्हें टॉर्चर किया गया और आदमपुर एयरबेस का नक्शा बनाने के लिए कहा गया ताकि वो वहां पर बॉम्बिंग करके भारत को कमज़ोर कर सकें। लेकिन दिलीप को अच्छी तरह से पता था कि अगर पाकिस्तानियों के हाथ सही लोकेशन लग गई तो भारत इस वॉर को जीतने में बहुत मुश्किलें फेस करेगा। इसलिए वो हर टॉर्चर सहते रहे मगर नक्शा बनाने को तैयार नहीं हुए। मगर पाकिस्तानियों के पास टॉर्चर करने की तो जैसे डिग्री थी और दिलीप पारुलकर को ये बात अच्छी तरह से पता थी। उनके पास अब दो ही रास्ते थे कि या तो वो आदमपुर एयरबेस का नक्शा बना दें या फिर इनका टॉर्चर सहते रहें, जो मौत से भी बदतर हो सकता था। अब शुरू में तो वो इनकार करते रहे, मगर फिर उन्होंने एक स्मार्ट मूव खेला। उन्होंने पेन और पेपर उठाया और स्केच ड्रॉ करने लगे। पाकिस्तानी ऑफिसर्स को लगा कि उनका काम हो गया और दिलीप डर गए। पर 10 से 15 मिनट बाद वही पाकिस्तानी अफसर गुस्से से तिलमिलाता हुआ दिलीप के पास आया और उन पर बरस पड़ा। असल में दिलीप ने आदमपुर एयरबेस का स्केच नहीं बनाया था, बल्कि मुंबई के सांता क्रूज एयरपोर्ट का नक्शा बना दिया। और ऑफिसर ये बात समझ चुका था। असल में उस वक्त पाकिस्तानी आर्मी के कब्जे में करीब 12 इंडियन फाइटर पायलट्स थे जिन्हें कैद करके रखा गया था। और ये सभी ऑफिसर्स दिलीप पारुलकर की तरह स्मार्ट मूव खेल रहे थे। वो पाकिस्तान को फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे थे ताकि वो चाहकर भी भारत को नुकसान ना पहुंचा पाए। और जब दिलीप पारुलकर को लेकर ये बात पाकिस्तानी ऑफिसर को पता चली तो वो गुस्से से बावला हो गया। उसने दिलीप का कॉलर पकड़ते हुए कहा, क्या तुम हमें बेवकूफ़ समझते हो? अगर हम चाहें तो यहीं और अभी तुम्हें मार सकते हैं, मगर नहीं, ये तुम्हारी सज़ा नहीं होगी, बल्कि हम तुम्हें इतना टॉर्चर करेंगे कि तुम कमज़ोर पड़ जाओ और खुद ब खुद हमें सही इन्फॉर्मेशन दे दो। इतना कहकर उस पाकिस्तानी अफसर ने दिलीप को उसी कोठरी के एक कोने में खड़ा रहने की सज़ा दी और उन पर हर वक्त नज़र रखने के लिए एक गार्ड को तैनात कर दिया। पाकिस्तानी अफसर ने उस गार्ड से कहा, इस पर हर वक्त नज़र रखना, जैसे ही ये हिले या बैठने की कोशिश करे या एक भी मूवमेंट करे तो तुरंत इसे शूट कर देना। और दिलीप एक कोने में खड़े हो गए। वो घंटों तक उसी कोने में खड़े रहे। घड़ी की टिक टिक के साथ ही उनके पैरों का दर्द भी बढ़ता जा रहा था। हड्डियां अकड़ने लगी थीं और बिना हिले एक ही जगह खड़े होने की वजह से पैर सुन्न भी पड़ गए थे। उन्होंने जैसे ही थोड़ी राहत पाने के लिए पैरों को मोड़ना चाहा, वैसे ही पीछे खड़े गार्ड ने अपनी राइफल लोड कर ली। और पारुलकर समझ गए कि अगर वो हिले या बैठने की कोशिश की तो गार्ड उन्हें शूट कर देगा। इसलिए उन्होंने हार नहीं मानी और जस के तस खड़े रहे। लगातार खड़े रहने की वजह से
उनके पैरों की क्या हालत हुई होगी ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और शायद ये बात पीछे खड़ा गार्ड भी समझ चुका था। इसलिए उसने पारुलकर से कहा, साहब आप थोड़ा बैठ जाइए, जैसे ही कोई आएगा मैं खांस दूंगा, आप समझ जाना और तुरंत खड़े हो जाना। ये सुनकर पारुलकर को थोड़ी राहत मिली और वो कुछ देर बैठ गए। और कुछ इस तरह दर्द के साथ पाकिस्तान की जेल में उनकी पहली रात गुजरी। मगर आने वाले दिन भी आसान नहीं होने वाले थे। पाकिस्तानी ऑफिसर्स ने उन्हें मेंटली और फिजिकली खूब टॉर्चर किया। उन्हें एक काल कोठरी में रखा गया जहां ठीक से रोशनी भी नहीं आती थी, और एक गार्ड को हर वक्त उन पर नजर रखने के लिए तैनात किया गया। इस दौरान पारुलकर को कभी खाना नहीं दिया गया तो कभी प्यासा रखा गया। पाकिस्तानी अफसरों को लग रहा था कि अगर इस तरह से वो मेंटली और फिजिकली पारुलकर को यातनाएं देंगे तो वो टूट जाएंगे और भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तानी आर्मी के साथ शेयर कर देंगे। पर उन्हें पता था कि उनका पाला किस जांबाज पायलट से पड़ा है। उन्होंने हर टॉर्चर सहा मगर अपने देश से गद्दारी नहीं की, और ये देखकर पाकिस्तानी अफसर भी समझ गए कि पारुलकर नहीं टूटेंगे। इसलिए कुछ दिनों बाद उन्हें जेल में अपने दूसरे साथियों से मिलने दिया गया, जिनसे बात करने पर उन्हें पता चला कि किस तरह से उन्हें भी टॉर्चर का सामना करना पड़ा। मगर सभी ने गलत जानकारी देकर पाकिस्तान को जमकर गुमराह किया। पारुलकर को मिले दूसरे भारतीय जांबाजों में से एक थे धीरेंद्र जाफा। स्क्वाड्रन लीडर धीरेंद्र जाफा भी एक हादसे के बाद ही पाकिस्तान की जेल तक पहुंचे थे। जब उनका पैराशूट पाकिस्तानी जमीन पर गिरा तब वो इतने ज्यादा जख्मी हो गए थे कि उनकी कमर पर प्लास्टर लगाना पड़ा था। मगर इसके बाद भी पाकिस्तानी अफसरों का दिल नहीं पसीजा और जाफा को भी कई दिनों तक ऐसी ही एक काल कोठरी में बंद करके रखा गया, जहां उनका मुंह खुलवाने के लिए कई तरह की यातनाएं दी गईं। जब भी उन्हें बाथरूम जाना होता तो उनके मुंह को पूरी तरह से ढक दिया जाता ताकि वो इधर उधर देखकर जेल का नक्शा ना समझ लें। हालांकि जाफा इस सब के बाद भी नहीं पिघले और पूरी हिम्मत के साथ पाकिस्तानी अफसरों के सामने खड़े रहे, जिसके बाद उन्हें भी बाकी भारतीय अफसरों, पायलट्स और कैदियों के साथ शिफ्ट कर दिया गया। इसी तरह फ्लाइट लेफ्टिनेंट मलविंदर सिंह यानी AMS गिरेवाल भी इनकी कैद में थे, और कहते हैं कि गिरेवाल को चाय बहुत ज्यादा पसंद थी। पाकिस्तानी अफसरों को ये बात पता थी और इसी को मुद्दा बनाकर वो गिरेवाल को साइकोलॉजिकली टॉर्चर करते। जब वो उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते और भारत की खुफिया जानकारी देने से इनकार करते तब अफसर उन्हें पूछते, क्या चाय पियोगे? गिरेवाल तुरंत हाँ बोलते, मगर ये चाय कभी उन्हें मिली नहीं, क्योंकि इस एक चाय की कीमत भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान के हाथ में सौंपना था। इसलिए गिरेवाल ने भी अपने आप को खूब कंट्रोल किया। इधर भारत के जांबाजों के साथ पाकिस्तानी अफसर इस तरह का सुलूक कर रहे थे, दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दे दी थी। 16 दिसंबर 1971 का दिन तो याद ही होगा, और अगर नहीं याद है तो बता दें कि ये वही दिन था जब इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के फौजियों की पतलून उतरवा दी थी। आंकड़ों के अनुसार करीब 93,000 पाकिस्तान सोल्जर्स ने एक साथ उस दिन सरेंडर किया था, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देखें तो ये आज तक की सबसे बड़ी विक्ट्री और सबसे बड़ा सरेंडर था, जहां पाकिस्तानी आर्मी के फौजियों की कमजोरी, उनका डर भारत के सामने खुलकर आ चुका था। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तानी नेताओं की बौखलाहट भी इंटरनेशनली नजर आ चुकी थी। दरअसल 15 दिसंबर 1971 को जुल्फिकार अली भुट्टो इस मामले को लेकर UN काउंसिल तक पहुंच गए थे। बता दें कि जुल्फिकार उस वक्त पाकिस्तान के एक खास पॉलिटिकल लीडर थे, और उन्हें उम्मीद थी कि UN उनकी प्रॉब्लम सुनेगा और उन्हें हेल्प भी करेगा। मगर हुआ बिल्कुल उनकी एक्सपेक्टेशन से उल्टा। UN ने भुट्टो की किसी बात पर कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, और ये देखकर वो इतने ज्यादा गुस्सा और डिसअपॉइंट हुए कि उन्होंने UN काउंसिल के सामने डॉक्यूमेंट्स फाड़ दिए और वहां से बाहर निकल गए। इस तरह ये वॉर भारत के नाम रहा और पाकिस्तान को करारी शिकस्त मिली। सिर्फ शिकस्त ही नहीं, बल्कि इस जंग में हारने के बाद पाकिस्तान को अपना एक हिस्सा भी गंवाना पड़ा था, जिसे उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान कहते थे और आज की डेट में बांग्लादेश कहा जाता है। और जिस तरह से भारत पाकिस्तान को घुटनों पर ले आया था, उसे तगड़ी हार दी थी, उसी वजह से इस दिन को विजय दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। इस तरह से देखें तो बांग्लादेश बनने के पीछे सबसे बड़ा अगर किसी का सपोर्ट रहा है तो वो भारत ही है, जिसने ना सिर्फ बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान से मुकाबला किया, बल्कि देश के जांबाज वीरों को पाकिस्तानी जेलों में उनके अफसरों का रूह तक कपा देने वाला टॉर्चर भी झेलना पड़ा। और टोटल सोल्जर्स की संख्या काउंट करें जिन्हें पाकिस्तानी जेलों में बंद करके रखा गया था, तो ये नंबर 500 के लगभग जाता है। अब क्योंकि वॉर रुक चुका था और भारत जीत चुका था, तो भारत के फेवर में ही सारी पावर्स आ गई थी।
और जब ऑफिशियली इस वॉर को रोका गया तो उसमें एक नियम या क्लॉज ये भी था कि दोनों ही देश एक स्पेसिफिक रूल के अनुसार उन बंदियों को छोड़ देंगे जिन्हें उन्होंने कैद करके रखा हुआ था। हालांकि पाकिस्तानी जेलों में बैठे कैदियों को अभी तक ये बात पता ही नहीं थी। उन्हें तो अब भी यही लग रहा था कि वॉर चल रही है और कभी भी पाकिस्तानी अफसर अपना टॉर्चर फिर से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अगर वॉर सीरियस हुआ तो पाकिस्तान और ज़्यादा बौखला जाएगा। हालांकि इस डर और निराशा के बीच कैंप इंचार्ज उस्मान हमीद एक उम्मीद की किरण बनकर आए। दरअसल उस्मान बाकी पाक ऑफिसर्स जैसे नहीं थे, बल्कि वो बहुत नरम दिल और सही का साथ देने वाले अफसर थे, जिन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इंसान भारत से है या पाकिस्तान से। उनके लिए सभी एक बराबर थे। पर दूसरे पाक अफसर भारतीय कैदियों के साथ जल्लादों जैसा बर्ताव करते थे, इसलिए वो भारतीय कैदियों के लिए थोड़ी ज्यादा नरमी रखते थे और इसीलिए दूसरे पाक अफसरों को उस्मान फूटी आंख नहीं भाते थे। पर उस्मान फिर भी अपने उसूलों के पक्के थे। उन्होंने भारतीय कैदियों को सांत्वना तो दी ही, साथ ही उनकी ज़रूरत के हिसाब से कुछ सुविधाएं भी उन्हें मुहैया करवाईं। जैसे सबसे पहले तो उन्होंने प्रिजनर्स ऑफ वॉर को गाने सुनने के लिए कैसेट दी और जब पारुलकर ने रिक्वेस्ट की तो उन्हें एक एटलस भी दे दिया। हालांकि उस वक्त उस्मान को भी नहीं पता था कि उनके दिए हुए ये चीज़ें आगे चलकर पारुलकर और उनके साथियों की कितनी बड़ी मदद करने वाली हैं। खैर, उस्मान सिर्फ यही नहीं रुके। जब उन्हें पता चला कि गिरेवाल को चाय पसंद है तो 25 दिसंबर 1971 को क्रिसमस के मौके पर उन्होंने सभी भारतीय कैदियों को एक छोटी सी चाय पार्टी में शामिल भी किया और यहीं पर पहली बार पारुलकर और उनके साथियों को पता चला कि भारत ये वॉर जीत चुका है और पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर कर दिया है। ये खबर सुनते ही भारतीय अफसरों, पायलट्स के चेहरे खिल उठे और उन्होंने इस चाय पार्टी को सेलिब्रेशन की तरह लिया। और इसी सेलिब्रेशन के बीच भारत की तरफ से पाक जेल में बंद सबसे सीनियर अफसर विंग कमांडर बनी कोहेलो ने उस्मान से कहा कि वो युद्ध में मारे गए अपने साथियों के लिए 2 मिनट का मौन रखना चाहते हैं। साथ ही वो मौन के बाद अपना राष्ट्रगान भी गाना चाहते हैं। अब बाकी के पाक अफसर तो इसके सख्त खिलाफ थे। उन्होंने इसका विरोध किया और उस्मान को सख्त लहजे में कहा कि पाकिस्तान में भारतीय राष्ट्रगान नहीं गाया जाएगा। मगर उस्मान ने बनी कोहेलो का मान रखा और उन्हें इसकी इजाज़त भी दे दी, जिसके बाद वहां मौजूद सभी भारतीयों ने 2 मिनट का मौन रखा और फिर पाकिस्तान की जेल में भारतीय राष्ट्रगान पूरी शान के साथ गूंज उठा, जिसे सुनकर जेल में बंद बाकी भारतीय कैदियों का सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया और उन्हें अपनी जीत की बेहद खुशी भी हुई। इसके साथ ही रिहाई की एक उम्मीद भी मन में जाग गई। दरअसल उस वक्त भारत के पास पाकिस्तान के 93,000 सैनिक थे, इसलिए पाक जेल में बंद पारुलकर के साथियों और बाकी कैदियों को लगा कि पाकिस्तान अपने इतने सारे सैनिकों को जल्दी से जल्दी वापस पाकिस्तान लाना चाहेगा और उधर भारत भी चाहेगा कि इन्हें भेजकर अपने भारतीय जांबाजों को वापस देश की सीमा के भीतर लिया जाए। उन्हें लग रहा था कि ये अदला बदली जल्द से जल्द होगी और कहीं ना कहीं पाकिस्तान ही जल्दी करेगा, क्योंकि भारत में कैद उसके सैनिकों की संख्या ज्यादा थी। मतलब साफ था, उन्हें उम्मीद थी कि रिहाई जल्दी हो जाएगी और वे अपने वतन लौट जाएंगे। मगर कहीं ना कहीं पारुलकर को ऐसा नहीं लग रहा था, बल्कि उनका मानना था कि भले ही भारत युद्ध जीत चुका है, उसके पास इतने युद्धबंदी हैं, मगर युद्धबंदियों की अदला बदली में बहुत लंबा समय लगेगा, शायद 1 से 2 साल जितना समय भी लग सकता है। और अगर गलती से भी इस बीच तनाव दोबारा बढ़ गया या हमले कहीं से भी दोबारा होने लग गए तो फिर उनकी रिहाई और ज्यादा लंबी अटक जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि यूं जेल में हाथ पर हाथ रखे बैठने से बेहतर है कि वो यहां से भागने का सोचें और अपने वतन वापस पहुंच जाएं। और यही एक युद्धबंदी या वॉर प्रिजनर का पहला काम भी होता है कि अगर वो दुश्मन देश के चंगुल में फंस गया है तो वो कोशिश करके वहां से भाग निकले। और दिलीप इस बात को अच्छी तरह से जानते थे। सिर्फ यही नहीं, इस वॉर से करीब 2 साल पहले जब उनकी अपने सीनियर से बात हो रही थी, तब दिलीप ने बड़ी बहादुरी से कहा था कि अगर कभी उड़ान भरते हुए वो पाकिस्तानी सीमा में गिर गए या वहां फंस गए तो वो वहां हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे, बल्कि भागने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ये आइडिया अपने साथी कैदियों को भी बताया और उनसे कहा कि चलो यहां से भाग सकते हैं, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं, कब किसे मार दें और कितना टॉर्चर करें, इसलिए यहां से भाग जाना ही ठीक होगा। लेकिन किसी ने उनकी बात पर उतना ध्यान नहीं दिया। उल्टा कुछ भारतीय प्रिजनर्स ने तो उनसे ये तक कह दिया कि वॉर रुक चुका है और भारत वॉर प्रिजनर्स को वापस लाने की तैयारी भी कर रही होगी, इसलिए भागकर फालतू में अपनी जान रिस्क में डालने का कोई मतलब नहीं है। अब यह सब सुनकर पारुलकर का मन डगमगाया जरूर। वो निराश भी हुए,
पर कहीं ना कहीं वो ठान चुके थे कि भागना है, मतलब भागना है। इसलिए उन्होंने अकेले ही पाक जेल को तोड़ने का फैसला लिया और प्लानिंग शुरू कर दी। तब उन्हें रात में अपने साथ जाने वाले गार्ड का ख्याल आया। दरअसल रात में जब भी पारुलकर टॉयलेट के लिए जाते थे तो एक गार्ड बंदूक लेकर उनके पीछे चलता था, ताकि अगर वो गलती से भी कोई ऊंट पटांग हरकत करें तो उन्हें तुरंत शूट कर दिया जाए। पारुलकर ने सोचा कि वो उस गार्ड से बंदूक छीन लेंगे और फिर उसी को अपनी ढाल बनाकर जेल से भाग जाएंगे। मगर इस प्लान के सक्सेस होने के चांसेस 0% थे और फेल होने के 100%, क्योंकि ऐसा करने पर पूरी पाकिस्तानी आर्मी उनके पीछे पड़ जाती और वो गार्ड को ज्यादा देर तक ढाल भी नहीं बना सकते थे, क्योंकि पाकिस्तानी उन्हें रोकने के लिए अपने सिपाही की जान भी दांव पर लगा सकते थे। और पकड़े जाने पर पारुलकर का जिंदगी से हाथ धोने का भी खतरा था। इसलिए उन्होंने ये प्लान ड्रॉप कर दिया और इसी तरह कई हफ्ते और फिर कई महीने भी गुजर गए। मगर अभी तक पाकिस्तान की तरफ से ये न्यूज़ नहीं थी कि भारतीय कैदियों को भारत सरकार वापस लाने पर काम कर रही है, जिस वजह से वो लोग निराश होने लगे। उन्हें लगने लगा कि युद्ध जीते हुए कितने महीने गुजर चुके हैं, मगर अभी भी भारत सरकार पाकिस्तान में बंद वॉर प्रिजनर्स के बारे में कुछ नहीं सोच रही है। और पारुलकर ने इसी बात का फायदा उठाया। उन्होंने एक बार फिर अपने साथी कैदियों के सामने भागने का आइडिया रखा। बाकियों ने डर के मारे अभी भी साफ इनकार ही किया, लेकिन एएमएस गिरेवाल और फ्लाइंग ऑफिसर हरीश सिंह इस प्लान में उनका साथ देने के लिए मान गए। मतलब अब वो 3 लोग थे जो इस जेल से भागने के लिए मन बना चुके थे, और ये हौसला टूट ना जाए इसलिए उन्होंने अगले दिन से ही इस पर प्लानिंग भी शुरू कर दी, जिसमें सबसे पहले तो उनकी मदद की उस्मान हमीद के दिए एटलस ने, जिसकी हेल्प से उन्होंने उस जगह का नक्शा तैयार किया जहां पर जेल थी। और उन्हें पता चला कि जेल से निकलने के बाद कुछ दूर जाते ही ग्रैंड ट्रंक रोड है, मगर वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें एक संकरी गली को पार करना था, जो एक रिहायशी इलाका था, मतलब लोगों की भीड़ भाड़ से भरा हुआ और जहां पकड़े जाने के चांस ज्यादा थे। मगर संकरी गली से भी पहले थी वो सेल जिसे लोहे की सलाखों से कवर किया गया था, और इन सलाखों को काटना बेवकूफ़ी साबित हो सकता था। इसलिए उन्होंने सलाखों के साथ छेड़छाड़ करने से बेहतर दीवार में छेद करने का सोचा। वहीं इंडो पाक बॉर्डर से अगर ये लोग भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करते तो भी पकड़े जाने का डर था, क्योंकि वहां हर वक्त सिक्योरिटी टाइट होती थी और चारों तरफ बारूद बिछाया गया था। साथ ही दुश्मन सेना हर वक्त मुस्तैदी के साथ सीमा पर नजर रखती थी। ऐसे में एक छोटी सी भी चूक उन्हें मौत के हवाले कर सकती थी। इसलिए उन्होंने इंडो पाक बॉर्डर से भागने का आइडिया भी ड्रॉप कर दिया और आगे का प्लान पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर तक पहुंचने का बनाया, क्योंकि अफगानिस्तान से होते हुए वो बड़ी आसानी से भारत की सीमा में दाखिल हो सकते थे। इस तरह से भागने का आधा प्लान तो तैयार हो चुका था, मगर आधी प्लानिंग तो अभी भी बाकी थी, और वो थी सेल से बाहर निकलना। मगर इस वक्त वो जिस सेल में थे वो कंपाउंड की बाउंड्री से बहुत दूर थी और गार्ड्स की नज़र भी इस सेल पर सीधी ही पड़ती थी। ऐसे में यहां से अगर वो भागते तो पकड़े जाने का खतरा ज्यादा था। इसलिए उन्हें अब एक ऐसी सेल की तलाश थी जो बाउंड्री वॉल के नज़दीक हो और जहां गार्ड्स की निगरानी भी कम होती हो, और सेल नंबर 4 इस पर बिल्कुल फिट बैठती थी। मतलब अब बारी थी इस सेल में शिफ्ट होने की, ताकि आगे की प्लानिंग पर वर्क कर सकें। मगर जेल में सेल बदलना हलवा बनाने जितना आसान काम नहीं होता, और पाकिस्तान जैसे देश में भारतीय कैदियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन पारुलकर अब पीछे नहीं हट सकते थे, इसलिए उन्होंने वहां के एक गार्ड से दोस्ती बढ़ाई और कुछ ही समय में अपने अच्छे बर्ताव, थोड़ी सी टिप के चलते उनकी सेल बदल दी गई। पारुलकर खुद तो सेल नंबर 4 में आए ही, साथ ही अपने दोनों साथियों गिरेवाल और मिस्टर सिंह को भी ले आए। अब क्योंकि ये सेल बाकी सेलों के मुकाबले थोड़ी बड़ी थी, इसलिए उनके साथ एक और भारतीय कैदी पायलट विद्याशंकर चाटी को भी इसी सेल में शिफ्ट कर दिया गया। ऐसे में चाटी के सामने कोई भी प्लानिंग करना या अपने प्लान पर आगे काम करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए तीनों ने चाटी को अपनी प्लानिंग बता दी, मगर फिर भी वो भागने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन उन्होंने इनकी भरपूर मदद की। अब सबसे पहला पड़ाव था सेल की दीवार में छेद करना, मगर बिना किसी औजार के 18 इंच मोटी दीवार में छेद करना नामुमकिन था। इसलिए तीनों ने अपनी स्मार्टनेस दिखाई और कुछ दिनों तक अपनी दाढ़ी बढ़ने दी, और फिर जब वो इतनी बढ़ गई कि सब उन्हें शेव करने के लिए टोकने लगे, तब उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ एक गार्ड से दाढ़ी काटने के लिए कैंची मांग ली, जो उन्हें आसानी से मिल भी गई। इसके साथ ही वो पहले ही एक स्क्रू ड्राइवर चुरा चुके थे। मतलब अब उनके पास 2 हथियार थे, एक तो कैंची और दूसरा स्क्रू ड्राइवर, जिनकी मदद से उन्होंने दीवार में होल बनाने का फैसला लिया और उसी रात से दीवार के एक कोने में होल करना शुरू कर दिया।
ये काम रात के सन्नाटे में किया जाता था, जब सभी कैदी गहरी नींद में होते थे और गार्ड भी राउंड पर नहीं होते थे। उस वक्त पूरा जेल सन्नाटे में डूबा रहता था। ऐसे में दीवार को खुरचने की आवाज़ बाहर जाने का भी डर था। मगर एक बार फिर से उस्मान के दी गैजेट ने उनकी मदद की। वो जब भी दीवार को खुरच कर उसमें होल बनाते, रेडियो को ऑन करके उसके वॉल्यूम को हल्का तेज रखा जाता, ताकि सोने वालों की आंख भी ना खुले और सेल से कोई भी आवाज़ बाहर ना जाए। अब से रोज रात को 2 से 3 बजे के बीच ये काम होने लगा। मगर सभी एक साथ दीवार में छेद नहीं करते थे, बल्कि पारुलकर और गिरेवाल बारी बारी से छेद करते थे, और कभी कभी एक साथ। जबकि चाटी और हरीश सिंह लोहे की सलाखों से बाहर का नज़ारा देखते थे, ताकि कोई आए तो अपने साथियों को पहले ही अलर्ट कर दें। मगर दीवार से निकलने वाले मलबे का क्या, तो उसके लिए भी इन्होंने आइडिया निकाला, और सेल में जो चारपाई इन्हें सोने के लिए दी गई थी या जो बेड था, उसे होल के ऊपर इस तरह से बिछाया गया कि अंदर हो रहा छेद किसी को नजर ही ना आए, और मलबे को रेड क्रॉस के खाली डिब्बों में भरकर छुपा दिया गया। इसे सीधी भाषा में समझें तो भारतीय कैदी जो पाक जेलों में थे, उनके लिए उनके घर से कोई ना कोई सामान आता रहता था, जिन्हें पाक अफसर उन तक छोटे छोटे कार्टून बॉक्सेस में भरकर भेजते थे। तो इन्हीं बॉक्सेस में पारुलकर और उनके साथियों ने इस मलबे को भरना शुरू कर दिया। मगर सिर्फ यहां से निकल जाना ही काफी नहीं था। प्रॉब्लम यह भी थी कि जेल से निकलने के बाद उन्हें अफगानिस्तान तक पहुंचने में करीब 3 से 4 दिन तो लग ही जाएंगे। ऐसे में इतने दिनों तक खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? तो उसकी तैयारी भी इन्होंने पहले ही शुरू कर दी थी। दरअसल एक कन्वेंशन के तहत हर युद्धबंदी को महीने के करीब 57 रुपए दिए जाते थे, जिसे वो अपने ऊपर जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकता था। पारुलकर, गिरेवाल और सिंह ने इन पैसों से अपने लिए ड्राई फ्रूट्स, कंडेंस्ड मिल्क और दूसरा खाने पीने का सामान भी जमा करना शुरू कर दिया। इसे रखने के लिए उन्होंने एक फटे हुए पैराशूट से बैग भी तैयार कर लिया, जिसमें सर्वाइवल का सारा सामान रखा जाने लगा। उन्हें पता था कि यहां से निकलने के बाद सही दिशा में जाने के लिए उन्हें एक कंपास की भी जरूरत पड़ेगी, और इसके लिए पारुलकर और उनके साथियों ने सबसे तगड़ी टेक्निक लगाई। उन्होंने ट्रांजिस्टर की बैटरी से कपड़े सिलने वाली सुई को मैग्नेटाइज किया और फिर इन सुइयों को एक पेन के खोखले हिस्से में छिपा दिया। इस तरह एक कंपास तैयार हो गया, जो बाहर से देखने में एक साधारण सा पेन ही नजर आता था, मगर अंदर से वो एक कंपास था जो बिल्कुल सही दिशा बता रहा था। इसके अलावा उन्होंने अपने लिए एक एक पठानी सूट सिलवाने का भी फैसला लिया, क्योंकि यहां से भागने के बाद अगर वो अपनी यूनिफॉर्म में घूमते तो भी उन पर शक जाता, और कैदियों वाले कपड़ों में घूमते तो फिर शक यकीन में बदल जाता, जबकि पठानी सूट पहनकर वो लोकल लोगों में आसानी से घुल मिल सकते थे। इसलिए पारुलकर ने अपने घर से आए पैंट शर्ट्स में से 3 जोड़ी पठानी सूट सिलवाने के लिए जेल के ही एक टेलर को थोड़े से पैसे दे दिए, और इनके सूट भी कुछ ही समय में तैयार हो गए। उधर दीवार का छेद भी लगातार गहरा हो चुका था और उसमें से ईंटें भी हटने लगी थीं, मगर उन ईंटों को अगर 24 घंटे हटाए रखा जाता तो बाहर से आने वाली रोशनी कहीं ना कहीं गार्ड्स को शक करवा सकती थी। इसलिए खुदाई का काम पूरा होते ही ये उन ईंटों को अच्छी तरह से साफ करते और फिर उन्हें वापस से उसी पोजीशन में लगा देते, ताकि अगर गलती से कोई गार्ड बेड को हटाकर वहां चेकिंग कर भी ले तब भी उसे कोई शक ना हो। मगर सेल में लगा एक बल्ब उनके लिए दिक्कत खड़ी कर रहा था, इसलिए उन्होंने सेल में बल्ब का फ्यूज ही उड़ा दिया, क्योंकि तब पाक जेलों में एक बल्ब बदलने के लिए भी लंबा प्रोसेस होता था। ऐसे में कई दिनों तक इन्होंने अंधेरे का फायदा उठाया, मगर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि चारों की जान हलक में अटक गई। दरअसल गिरेवाल बेड के नीचे दीवार को खुरच रहे थे और बाकी के कैदी बिस्तर पर लेटे हुए थे। सेल में अंधेरा था, कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था, मगर तभी एक गार्ड पहरा देते हुए वहां पहुंच गया, और उसे जब कुछ आवाज महसूस हुई तो उसने सलाखों से अंदर झांक कर देखा। अंधेरा होने के बावजूद उसे महसूस हो गया कि सेल में सिर्फ 3 ही लोग सो रहे हैं, जबकि चौथा कैदी गायब है। उसने सभी को आवाज दी, मगर तीनों कैदी सोने का नाटक करने लगे। जबकि गार्ड की आवाज सुनकर गिरेवाल ने भी अपना काम रोक दिया, पर गार्ड को शक महसूस हुआ और वो तुरंत गार्ड रूम में गया और चाबियों के अलावा इंचार्ज गार्ड को भी ले आया। मगर जब वो वापस आया और ताला खोलकर अंदर गया तो चारों बिस्तर पर सो रहे थे। ये देखकर इंचार्ज गार्ड ने उल्टा उस गार्ड को ही फटकार लगा दी। दरअसल गार्ड के भागकर इंचार्ज गार्ड तक जाने और वहां से आने के बीच ही गिरेवाल फुर्ती के साथ बेड के नीचे से ऊपर आए और बाकी कैदियों की तरह सोने का नाटक करने लगे। इस तरह ये पकड़े जाने से बच गए और खुदाई का ये काम रोज रात को चलता रहा, और अब होल इतना बड़ा हो गया था कि वो लोग इसमें से भाग सकें, मगर इसे कुछ और रात तक कवर रखना था।
इसलिए इसमें एक कपड़ा ठूंस दिया गया। और फिर से कुछ ऐसा हुआ कि चारों को लगा उनका प्लान खराब हो गया। दरअसल उस कपड़े को दीवार के उस पार से किसी ने खींच लिया था। अब पारुलकर और बाकी कैदियों को लगा कि उनका प्लान खराब हो गया, क्योंकि दूसरी तरफ से किसी गार्ड ने तो उस कपड़े को खींच लिया। इसलिए वो डर के मारे बिस्तर पर सो गए, मगर सांसें तेज चल रही थीं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अभी पूरी की पूरी टीम आएगी और उनका पूरा भांडा फोड़ देगी। मगर काफी देर बीत जाने के बाद भी ना तो कोई आहट हुई, ना कोई शोर शराबा, और किसी गार्ड का आना तो दूर, उसकी आवाज तक नहीं आई। इसलिए इन्होंने उस होल के उस पार झांक कर देखा जहां एक बिल्ली मुंह में उसी कपड़े को दबाए बैठी हुई थी। मतलब कपड़ा किसी गार्ड ने नहीं, बल्कि एक बिल्ली ने खींचा था। और ये देखकर इनकी जान में जान आई और एक बार फिर से खुदाई का काम शुरू हुआ। अब ये होल एकदम परफेक्ट था, मतलब इतना बड़ा कि एक आदमी उसमें से आराम से इस पार से उस पार हो सके। अब बस इंतजार था तो एक सही मौके का, जब ये अपने प्लान का आखिरी पड़ाव पूरा कर सकें। और ये मौका उन्हें मिला 13 अगस्त 1972 को। दरअसल 14 अगस्त को पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न था, जिसमें पूरे देश के साथ साथ जेल के अधिकारी, कर्मचारी और गार्ड भी डूबे हुए रहने वाले थे। पारुलकर को पूरा यकीन था कि 14 अगस्त को गार्ड सबसे ज्यादा सुस्त होंगे और ढिलाई से काम करेंगे। और क्योंकि आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा होगा, तो ऐसे में कोई उन पर ध्यान ही नहीं देगा कि वो हैं भी या नहीं। इसलिए 13 अगस्त का दिन फाइनल कर दिया। उस दिन मौसम भी शायद इनके साथ था और किस्मत भी, क्योंकि आसमान में जोरदार बिजली की गरज के साथ ठंडी और हल्की तूफानी हवा चल रही थी, जो शायद पाक अफसरों को बताना चाह रही थी कि आज पाकिस्तान की एक जेल में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। वहीं पारुलकर को लगा कि ऐसे मौसम में गार्ड और ज्यादा ढिलाई से काम लेंगे। इसलिए आधी रात को पारुलकर, गिरेवाल और मिस्टर सिंह चाटी को आखिरी बाएं कहते हैं और उस होल के जरिए सेल से बाहर निकल जाते हैं, जबकि चाटी जी अंदर ही बिस्तर पर सो जाते हैं। जबकि पठानी सूट पहने तीनों पायलट धीमे कदमों से उस संकरी गली तक पहुंच गए, जहां एक गार्ड धूल भरी आंधी से बचने के लिए मुंह पर कंबल डालकर बैठा हुआ था। आंधी इतनी तेज थी कि उनके कदमों की आवाज भी इस आवाज में दब गई। मगर तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई और गार्ड हड़बड़ाते हुए उठा, मगर उसके उठने से पहले ही तीनों एक जगह पर छुप गए। वहीं गार्ड पानी से बचने के लिए कंबल उठाकर अंदर की तरफ भागा और इसी मौके का फायदा उठाकर तीनों बाउंड्री वॉल को फांद जाते हैं। और जेल से बाहर निकलते ही उनकी उम्मीद भी जाग गई कि अब तो पहला पड़ाव भी पार हो चुका है। मगर मंजिल अभी भी बहुत ज्यादा दूर थी और खतरे से भरी हुई, क्योंकि इस मुल्क के कायदे कानून उन्हें पता नहीं थे और ना ही वो यहाँ के रास्तों को जानते थे। लेकिन मैप ने उन्हें इतना बता दिया कि पाक अफगानिस्तान बॉर्डर तक पहुंचने के लिए उन्हें पहले पेशावर जाना होगा। इसलिए तीनों तेज कदमों से भागते हुए बस स्टैंड पहुंचे और पेशावर के लिए बस लेकर सुबह के करीब 6 बजे पेशावर पहुंच गए। और यहाँ उन्होंने फैसला किया कि वो अपना नाम बदल लेंगे और अपने आप को ईसाई बताएंगे, क्योंकि उनमें से किसी का भी खतना नहीं हुआ था और ना ही उन्हें कलमा पढ़ना आता था। ऐसे में अगर किसी ने सवाल पूछ लिया तो वो पकड़े जा सकते थे। इसलिए वो ईसाई बने और एक तांगे की हेल्प से थोड़ी दूरी और तय की और फिर एक बस पर सवार होकर वो पहुंच गए लंडी कोतल। इस तरह उन्हें जेल से भागे हुए अब पूरे 9 घंटे हो चुके थे, मगर अब भी अफगानिस्तान के तोरखम बॉर्डर क्रॉस तक पहुंचने में 5 किलोमीटर का सफर तय करना था। पर परेशानी ये थी कि उन्हें तोरखम बॉर्डर का रास्ता नहीं पता था और सीधे किसी से इसका एड्रेस पूछते तो फंस सकते थे। इसलिए उन्होंने मैप खोला और देखा कि तोरखम के पास एक लंडी खाना रेलवे स्टेशन है। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो लंडी खाना रेलवे स्टेशन का पता पूछेंगे और एक चाय की टपरी पर बैठकर इसका पता पूछने लगे। मगर लंडी खाना का नाम सुनते ही सभी लोग उन्हें हैरत से देखने लगे, क्योंकि इस रेलवे स्टेशन को अंग्रेजों के समय में ही बंद कर दिया गया था और वहां के किसी शख्स ने इसका नाम तक नहीं सुना था। मगर मैप की वजह से उन्हें सिर्फ यही नाम पता था। इतने में वहां एक आदमी आता है और वो उन तीनों से पूछता है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? इस पर बिना डरे उन्होंने जवाब दिया, हम पाकिस्तानी एयरफोर्स के अफसर हैं और छुट्टियों पर निकले हैं, इसलिए लंडी खाना स्टेशन घूमना चाहते हैं। बस फिर क्या था, उस आदमी का शक और गहरा हो गया और उसने ताव में आकर कहा, यहां तो इस नाम की कोई जगह ही नहीं है। इसके बाद उसने कहा, तुम बंगाली हो ना जो भागने की कोशिश कर रहे हो? मगर उन्होंने बात को संभालते हुए कहा, हम आपको बंगाली लगते हैं क्या? बंगाली देखे भी हैं कभी? इतना सुनकर उस आदमी का गुस्सा और बढ़ गया, साथ ही इन तीनों पर शक और गहरा गया,
क्योंकि वो तहसीलदार का क्लर्क था तो उसने लोगों से तीनों पर नजर रखने और उन्हें यूं ही घेरने को कहा, और इसके बाद तीनों को तहसीलदार के हवाले कर दिया, जहां उन्होंने तहसीलदार को अपनी बातों में उलझाने की खूब कोशिश की, मगर तहसीलदार उनकी बातों में नहीं आया। जबकि भीड़ अब बढ़ती ही जा रही थी, गिरेवाल को लगा कि कहीं ये लोग उन्हें मार ना डालें, इसलिए उन्होंने समझदारी दिखाते हुए कहा, हम पाकिस्तान एयरफोर्स से हैं, इस देश के लिए हमने अपना खून पसीना बहाया है और आप हमें इस तरह से जलील कर रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं। अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं है तो अभी के अभी पाक एयरफोर्स के एडीसी उस्मान हमीद से हमारी बात कराइए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब ये वही उस्मान थे जिन्हें कैंप में भारतीय कैदियों के लिए नरम बर्ताव के लिए जाना जाता था। अब उस्मान का नाम सुनते ही तहसीलदार भी सतर्क हो जाता है और तुरंत उन्हें फ़ोन मिला देता है। दिलीप पारुलकर ने उस्मान के साथ बड़ी समझदारी से बात की और उन्हें पूरा गेम इस तरह से समझाया कि पास में बैठा तहसीलदार कुछ समझ ही नहीं पाया। लेकिन उस्मान समझ गए कि ये तीनों जेल से भाग चुके हैं और लंडी कोतल पहुंच चुके हैं। उस्मान ने तुरंत तहसीलदार से बात की और कहा कि ये तीनों हमारे ही आदमी हैं, मगर उन्होंने कुछ गड़बड़ की है, इसलिए उन्हें कहीं जाने ना दिया जाए। हम आ रहे हैं, उन्हें ले जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तीनों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मतलब महीनों की प्लानिंग जो पारुलकर, गिरेवाल और मिस्टर सिंह ने की थी, उस पर अब पानी फिर चुका था। सिर्फ एक गलत सवाल ने उनके बने बनाए प्लान को खराब कर दिया था और अब उन्हें वापस पकड़ने के लिए रावलपिंडी से टीम निकल चुकी थी। दूसरी तरफ इनके भागने के अगली सुबह ही गार्ड्स को पता चल गया था कि ये तीनों जेल से फरार हो चुके हैं, जबकि उनका एक साथी अभी भी सेल में है। चाटी का दिल जोरों से धड़क रहा था, जबकि पाकिस्तानी गार्ड्स को सेल नंबर 4 में बना ये होल अपनी काबिलियत पर तमाचे की तरह नजर आ रहा था। बड़ास में 2 गार्ड्स ने सोचा कि चाटी को यहीं गोली मार देते हैं। सीनियर जब पूछेंगे तो कह देंगे कि चारों भाग रहे थे। 3 तो भाग निकले, मगर एक को मौके पर ही शूट कर दिया गया। ये बात जैसे ही चाटी के कानों में पड़ी, उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें लगा कि अब तो मरना तय है। एक पल को तो उन्हें ऐसा भी लगा कि काश मैं भी उन तीनों के साथ भाग गया होता। मगर तभी एक तीसरे गार्ड ने कहा कि बड़े अधिकारियों को पता चल चुका है कि कितने भागे हैं और कितने सेल में रह गए हैं। ऐसे में अगर इसे कुछ भी हुआ तो उन तीनों की जान आफत में पड़ जाएगी, इसलिए वो इसे कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर चाटी ने राहत की सांस ली, जबकि पारुलकर और उनके साथियों को वापस रावलपिंडी लाकर 30 दिन की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा सुनाई गई और फिर उन्हें फैसलाबाद की जेल में भेज दिया गया। इसी बीच दोनों देशों के लिए वॉर प्रिजनर्स के एक्सचेंज को लेकर बातचीत तेज हो गई थी। दिसंबर 1972 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने ऐलान किया कि वो भारत के सभी युद्ध बंदियों को छोड़ने वाले हैं, और जब सभी युद्ध बंदियों ने भारत की मिट्टी पर कदम रखा तो वो खुशी से झूम उठे। मन में देशभक्ति और अपने वतन लौटने की खुशी हर युद्ध बंदी के चेहरे पर देखने को मिली, जिनमें पारुलकर, गिरेवाल और मिस्टर सिंह भी शामिल थे। वो भी आखिरकार अपने वतन लौट आए और इस रिहाई के लगभग 5 महीने बाद ही दिलीप पारुलकर की शादी करवा दी गई। इस तरह दिलीप, गिरेवाल और मिस्टर सिंह ने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया, मगर लास्ट मोमेंट पर आकर उनकी प्लानिंग खराब हो गई और जब वो अपनी मंजिल से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर ही दूर थे तभी वो पकड़े गए। हमें पता है कि आप उम्मीद कर रहे थे कि वो तीनों भाग निकलेंगे और भारत की सीमा में दाखिल भी हो जाएंगे, मगर यही तो ट्विस्ट था। वैसे आप लोग इनकी बहादुरी और कोशिश के लिए क्या कहेंगे? कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।